तो दोस्तों आज फाइनली होंडा इंडिया ने अपनी ऑल न्यू होंडा सिटी का हाइब्रिड वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अब जहां हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है, होंडा इस बीच में अपना हाइब्रिड व्हीकल ला रहा है। तो एक कितना साइंस बनता है, कैसे होंडा सिटी हाइब्रिड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुकाबले ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगी और क्या इसकी खूबियाँ है, आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो आपके पास है टाटा नेक्सॉन, जो कि इसी प्राइस सेगमेंट में आने वाली है। नेक्सॉन की कीमत स्टार्ट होती है 14.54 लाख रुपीज़ से। वहीं अगर आप MG ZS EV में जाते हैं तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट है 21.99 लाख रुपीज़ से। वहीं हुंडई कोना 23.79 लाख रुपीज़ से आपको ऑफर की गई है। लेकिन होंडा अपनी सिटी में हाइब्रिड को करके आपको एक नया प्रोडक्ट, एक नया सेगमेंट इंडिया में दोबारा लाना चाहता है, जिसको एक तरीके से इंडिया में हर कोई भूल रहा था। पहले हमने बहुत डिमांड की थी कि हमें हाइब्रिड चाहिए, जो कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ना ही इसमें कोई चार्जिंग का झंझट है, सिर्फ आपको इस गाड़ी में पेट्रोल डालना है, ये ऑटोमेटिकली ही अपने को चार्ज करेगी। और इस गाड़ी में जिस हिसाब से माइलेज होंडा क्लेम कर रही है, अगर आप इसके 40 लीटर के फ्यूल टैंक को फुल अप करते हैं तो आपको इसमें 1000 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। तो कैसे ये गाड़ी खास है, कौन सा इंजन है, सब कुछ समझते हैं। अब पहले तो ये गाड़ी हाइब्रिड वर्जन है जो आपको नॉर्मल सिटी इंडिया में मिलती है, जिसको इंडिया में 2020 में अपनी 5वीं जनरेशन के साथ लॉन्च किया गया था। इंजन की अगर आप बात करेंगे तो ये जो इंजन है ना, एक अलग ही लेवल में आ गया है। मतलब ये लेवल परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं है, ये हो गया है फ्यूल इकोनॉमी के मामले में। इसमें वही इंजन है 4 सिलेंडर का वाटर कूल्ड पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको अब नया डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट मिलता है। अब इसमें आपको वेरिएबल टाइमिंग कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। और अब ये इंजन है जो ये एटकिंसन साइकिल के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप अब जो टेक्नोलॉजी का जो फेज चेंज हो रहा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये एटकिंसन साइकिल है ये क्या चीज़ है। इसमें कुछ ऐसा है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे पहले का जो इंजन है वो ऑफर करता था 119 हॉर्स पावर, 119 हॉर्स पावर, लेकिन ये इंजन केवल ऑफर कर रहा है 98 PS की पावर। इस इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है 127 Nm का। पहले जो अभी भी आता है होंडा सिटी पेट्रोल में, उसकी पावर है 145 Nm। इसकी केवल 127 लेकिन 145 Nm। लेकिन इसका सारा खेल छुपा है इसके नाम में, क्योंकि जैसे ये सिटी हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में इसके साथ आ जाती है इलेक्ट्रिक मोटर्स। सारा खेल वहीं से शुरू होता है। जो कंपनी इसका माइलेज क्लेम कर रही है सिटी हाइब्रिड का, ये रहने वाला है 26 के लेवल में। मतलब बहुत ही ज़्यादा माइलेज होगा। 26.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा है। और रियल लाइफ में जैसे ये गाड़ी अभी थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन मार्केट में सेल की जाती है, वहाँ की फ्यूल क्वालिटी हमसे थोड़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन वहाँ भी ये गाड़ी 21-22 का माइलेज दे रही है, जो कि बहुत अच्छी डील है। और अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर को साथ में लेते हैं और पेट्रोल इंजन की पावर को जोड़ते हैं तो 126 PS की पावर होंडा क्लेम कर रही है। तो 126 हॉर्स पावर अभी जो होंडा सिटी पेट्रोल आप लेंगे उससे ज़्यादा है। सबसे बढ़िया चीज़ हुई है इसके टॉर्क में जो बढ़ोतरी हुई है। इसका टॉर्क अब आपको जो मिलेगा मतलब बहुत ही ज़्यादा है। 253 Nm का मैक्सिमम टॉर्क रहने वाला है और अभी तो केवल 145 Nm का है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि कैसे आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए, तो यही है कि इसका जो पूरा सेंस है ना, इसका सेंस रहने वाला है माइलेज के हिसाब से। लेकिन जब ये प्राइस आपको एक्स्ट्रा 6 से 7 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं, एक हद तक आप मान लिए 5 लाख रुपए अगर आपको ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो होंडा सिटी पेट्रोल आती है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्राइस के साथ आई है। सेफ्टी के सारे फीचर आपको दिए जाते हैं। अगर आप उसी की प्राइस को एक बार देखिए तो होंडा सिटी जो अभी सेल की जा रही है, स्टार्टिंग प्राइस रखी है 11.23 लाख रुपीज़ से, और टॉप मॉडल आपको डीजल ऑफर किया गया है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 15.18 लाख रुपीज़। यानी कि अगर जिसको माइलेज चाहिए वो होंडा सिटी में डीजल ले लेगा। फिर आप कहेंगे इन्वायरमेंट का मामला है, थोड़ा सा पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन के मुकाबले जो डीजल इंजन है वो कम CO2 बनाता है। तो वहाँ पर तो वो भी ज़्यादा एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है पेट्रोल इंजन के मुकाबले। तो सारा खेल है क्या। या फिर अगर आपको थोड़ा अलग जाना है मार्केट से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेना है, पेट्रोल नहीं लेना है, डीजल नहीं लेना है, CNG नहीं लेना है, हम हाइब्रिड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट आया है, वो है सेफ्टी के मामले में। अब होंडा अपनी सिटी में ऐसा ही कुछ फंक्शन देने वाला है जैसे MG ने अपनी एस्टर में दिया था, जिसको हम सिंपल भाषा में एडास के नाम से जानते हैं। ये इनका एडास वही रहने वाला है जैसे XUV 700 में आता है, लेकिन ये एस्टर की ही तरह लेवल 2 के लेवल में रहने वाला है। मतलब होंडा सेंसिंग की पूरी टेक्नोलॉजी आएगी। क्या क्या सारे फंक्शन अपने साथ ये लाएगा उसको एक बार देख लेते हैं। तो मतलब फंक्शन के मामले में बहुत कुछ है। इसमें आपको कोलिजन मिटिगेशन ब्रेक सिस्टम मिलता है, यानी कि सिस्टम में आगे एक बड़ा सा कैमरा लगा हुआ है। बड़ा सा इन द सेंस विंड स्क्रीन के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि काफ़ी वाइड एंगल में पूरा एक इमेज लेता है, जिसको प्रोसेस करता है, फिर सॉफ्टवेयर को फीड करता है और उसके हिसाब से वो डिटेक्ट करता है कि रोड में कोई गाड़ी है,
कोई पैदल चलने वाला है या फिर कोई साइकिल चल रही है। लेकिन होंडा ने ये नहीं बताया कि ये जानवरों को भी डिटेक्ट करेगा या फिर रास्ते में अगर कुछ सामान है या फिर पेड़ है उसको भी डिटेक्ट करेगा। लेकिन जब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे ना ज़्यादा बढ़िया तरीके से तब पता चल पाएगा ये क्या क्या काम करेगा। ये आपको एक वार्निंग दे देगा कि आपके सामने कुछ है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। उसी के साथ अगर इसको लगा कि अब कोलिजन नहीं टल सकता है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग भी कर देगा, जिससे जो एक्सीडेंट है वो थोड़ा कम लेवल का होगा और अगर थोड़ा जल्दी ये ब्रेकिंग कर दे तो एक्सीडेंट टल भी जाएगा। उसके बाद अगला फीचर है इसका रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, जिसको ये RDM कह रहे हैं। ये सिंपल सा है, आप मान लीजिए किसी रोड पे चल रहे हैं और ये अगर वहाँ पर लेन मार्किंग्स अच्छी सी हुई तो ये लेन मार्किंग्स को पूरी तरीके से ट्रेस कर लेगा। फिर अगर आपको थोड़ी सी मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर आप बिना टर्न सिग्नल दिए हुए उस लेन को छोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर अगर आप गाड़ी ऑटोमेटिकली एक साइड को जाने लगती है तो ये ऑटोमेटिकली आपको विजुअल और ऑडिबल वार्निंग्स देगा। अगर आपका इसी से भी आपने रिएक्शन नहीं करा तो ये आपके स्टीयरिंग को ऑटोमेटिकली करेक्ट करके आपको लेन के बीचों बीच में ला देगा, जिससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी इंश्योर होगी। अगला तीसरा फीचर है जो कि है इसका लेन कीप असिस्ट का, जिसको LKAS के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने ADAS में देखा था, बहुत बखूबी काम करता है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर इंडिया में जो लेन्स को बनाने का तरीका है ना, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जितनी चौड़ी रोड है उस हिसाब से लेन बन जाती है। तो इसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी कोई रडार नहीं है, सिर्फ कैमरा है। मतलब वो कैमरा किस हिसाब से हमारी रोड्स को एक तरीके से कैलिब्रेट कर पाएगा वो देखना बहुत बड़ी बात है। अब ये भी क्या करेगा कि जो लेन मार्किंग्स है उसको एक तरीके से डिटेक्ट करेगा और आपको मदद करेगा कि आप दोबारा से लेन के बीचों बीच में चले। और अगर आप थोड़ा दाएं बाएं चलते हैं तो ये आपको हल्के हल्के करेक्शन देगा स्टीयरिंग में, और आपको जैसे हाईवे में चलते हैं, एक्सप्रेसवेज में चलते हैं तो आपको लेन के बीचों बीच में बनाए रहेगा। चौथा जो सबसे सही वाला फंक्शन रहेगा जो होंडा सेंसिंग का है, ये रहने वाला है इसका जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। ये एक तरीके से वैसा ही है कि आप अगर क्रूज कंट्रोल एडेप्टिव यूज़ करते हैं तो अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आगे वाली गाड़ी अगर हल्की होगी तो आपकी जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी को हल्का कर देगा, और अगर गाड़ी दोबारा एक्सेलरेट करती है तो ये भी एक्सेलरेट करेगा। अगर इसको सामने खुली रोड मिलती है तो आपको ब्रेक और एक्सेलेटर इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं करना है, तो ये काफ़ी सही है। और अगर आप इसमें टर्न सिग्नल देंगे तो उस साइड से ये गाड़ी को ओवरटेक भी कर लेगा, तो मतलब बहुत यूज़फुल फीचर है। एक और सही फीचर है जो कि है इसका ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का, और ये बेसिक आपको पता ही है कि अगर आपके सामने से कोई गाड़ी है या फिर अपोजिट से कोई गाड़ी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जैसे इसके सिस्टम में प्रोग्रामिंग की गई है उस हिसाब से ये अपना काम करने वाला है। अब गाड़ी को थोड़ा और समझते हैं कि क्या क्या सेफ्टी दे रहे हैं। सेफ्टी में ये हमको इस गाड़ी में खास तौर पे व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट बेस मॉडल से है, उसी के साथ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल देख लीजिए या फिर डिफ्लेशन वार्निंग देख लीजिए अगर टायर्स की, उसके साथ 6 एयरबैग देखेंगे, हिल असिस्ट वो आपको बेस मॉडल से मिलेगा। एक और जो सही फंक्शन आया है वो है ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक, जिसमें आगे आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलेगी, पीछे आपको सॉलिड टाइप नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिलेंगे, जो कि सही फंक्शन है। काश ये और जो बाकी पेट्रोल और डीजल गाड़ी है उनमें भी मिल जाए, पेट्रोल जो होंडा सिटी और डीजल आती है। उसके साथ आपको पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रिक मिलने लगेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक होल्ड का फंक्शन भी दिया जाएगा। अब जो ये पूरा आप हुड देख रहे हैं ना, अभी सारा खेल यहीं छुपा हुआ है। अब इस हुड के अंदर क्या है, मतलब पेट्रोल इंजन तो इसके अंदर है ही, इसके अंदर मोटर्स भी है, बैटरी को इन्होंने बूट के अंदर प्लेस किया है और उस बैटरी का खेल भी थोड़ा सा अलग है, उसको भी अभी देखेंगे। अब इसमें क्या क्या मोटरें यूज़ करी है, क्या सिस्टम है पूरा, तो जैसे होंडा का मैंने अभी पूरा एक तरीके से इसको स्टडी किया है कि ये पूरा क्या प्रोडक्ट है, तो इन्होंने इसमें इस बार जैसे पहले ये हाइब्रिड गाड़ियाँ लाए थे 1999 में, उसके बाद ये 2022 में अब एक तरीके से इसकी 3rd जनरेशन आप देखेंगे, जो कि इनका 2 मोटर वाला सेटअप है। पहले ये सिंगल मोटर वाला फेस देते थे, अब इसमें 2 मोटर वाला सेटअप है, जिसका नाम अब इनने EHEV रखा है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें 2 मोटरें रहेंगी और वो 2 मोटरों के साथ इंजन भी रहने वाला है। और टोटल ये 3 मोड्स में काम करेगा। एक तो आप इसको सिंपल इलेक्ट्रिक मोड में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी हल्की है तो वहाँ पर ये सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में काम करेगा। अब वो कैसे काम करेगा वो भी समझेंगे। इलेक्ट्रिक मोड कहाँ काम करेगा, जहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड हल्की है, लो स्पीड, जो सिटी ड्राइविंग है 0 से लेके 40 किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड में चलेगी, इंजन स्टार्ट भी नहीं होगा, सिर्फ बैटरी में चार्ज होना चाहिए। दूसरा मोड रहने वाला है माइल्ड स्पीड ड्राइविंग, जब आप थोड़ा सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं 40 से लेकर 80 की स्पीड तक, तो वहाँ पर हाफ टाइम तक ये हाइब्रिड मोड में रहने वाली है। हाइब्रिड में आपका जो इंजन है
उसमें क्योंकि दो मोटरें मैंने आपको बताई, उसमें से एक मोटर जनरेटर का काम करने वाली है और एक मोटर जिसको ट्रैक्शन मोटर कहा जा रहा है वो आपकी व्हील्स को पावर देगी। उसके बाद जो तीसरा मोड आएगा वो है हाईवे का हाई स्पीड ड्राइविंग मोड, जिसमें 80 से लेके 120 की स्पीड तक गाड़ी चलेगी। उसमें जनरेटर ड्राइव नहीं होगा, सीधे इंजन आपके व्हील्स को ड्राइव करेगा। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, सिर्फ आपका जो नॉर्मल है वही काम करने वाला है। और जो सबसे सही वाला मुझे लगा ना वो है इसका, जो अगर आप टॉप स्पीड की ओर जा रहे हैं 120 से लेके टॉप स्पीड की ओर, वहाँ पर आपका जो इंजन है वो भी आपके व्हील्स को पावर देगा और आपकी जो मोटर्स है वो भी पावर देगी। क्योंकि देखिए इंजन तो इसमें बहुत ही कम पावर का दिया गया है, मतलब 90 के रेंज में दिया गया है। जैसे आपको एक 1000 सीसी या 1200 सीसी का इंजन मिलता है ना, उतनी सी पावर है, सिर्फ बहुत ही कम मैं कहूँगा 98 PS की पावर जैसे डाटा में देख पा रहा हूँ। और मैक्सिमम टॉर्क इस इंजन का 127 Nm है, क्योंकि ये एटकिंसन साइकिल के ऊपर बना हुआ है। और एटकिंसन साइकिल कैसे काम करती है नॉर्मल पेट्रोल इंजन से कैसे अलग है, देखिए है तो ये 1500 सीसी का इंजन, टोटल 4 सिलेंडर हैं। तो हर एक सिलेंडर को अगर आप लेंगे तो 375 सीसी हर एक सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट आता है। तो 375 375 375 करके ऐसे टोटल 4 सिलेंडर से आपका 1498 सीसी का ये इंजन बना हुआ है। लेकिन ये एटकिंसन साइकिल में क्या करने वाले हैं कि जो इसकी वेल्व टाइमिंग है ये कुछ इस तरीके से की गई है कि इनटेक में तो ये पूरा एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर लेगा, लेकिन जब पिस्टन BDC से यानी कि नीचे से जब ऊपर की ओर कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट करेगा तब जो इसका इनटेक वेल्व है ये तुरंत बंद नहीं होंगे। इसकी टाइमिंग ऐसी है कि थोड़ा सा उसको डिले किया जाएगा, यानी कि जो इसका कंप्रेशन स्ट्रोक है जब पिस्टन लगभग 20% ऊपर आ चुका होगा तब जाके स्टार्ट होगा। तो जो डिलेड कंप्रेशन स्ट्रोक है उससे थोड़ा सा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो दोबारा से जो आपका इनटेक मैनिफोल्ड है वहाँ चले जाएगा। उससे अगर आप देखेंगे तो ऑन रियलिटी वो 375 जो एक सिलेंडर की क्यूबिक कैपेसिटी है वो केवल 320 या फिर 330 तक ही रह जाएगी। फिर उसी हिसाब से इतना ही इसने अपने अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर लिया। लेकिन जब इसका अगला तीसरा स्ट्रोक होगा जो कि इसका पावर स्ट्रोक है, जिसको आप एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहेंगे, वहाँ पर पूरा का पूरा जो एग्जॉस्ट वेल्व है और वो चीज़ें टाइमिंग के हिसाब से करने वाली है काम। और वहाँ पर जो एक्सपेंशन रहेगा वो थोड़ा लॉन्गर ही रहने वाला, मतलब वही 375 के हिसाब से जो स्ट्रोक लेंथ है वो पूरी यूज़ की जाएगी। जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उससे ज़्यादा लॉन्गर आएगा, तो लॉन्गर एक्सपेंशन स्ट्रोक रहने वाला है। फिर वहाँ पर देखा जाए तो उससे जो इसकी एनर्जी का पूरा यूज़ किया जाएगा, जो एक्सपेंशन होगा वो पूरा हो पाएगा। लेकिन हमने जब कंप्रेशन किया था वहाँ पर कम चार्ज यूज़ किया था, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। होंडा क्लेम कर रही है कि 40% ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन डीजल से अगर आप इसे कंपेयर कर लीजिए, डीजल की जो ये अभी क्लेम्ड एफिशिएंसी बताते हैं ये मतलब 24.1 kmpl की बताते हैं और इसकी 26.5 kmpl बता रहे हैं। अब डीजल की तो वैसे प्राइस भी कम है, अगर इसकी 26.5 के हिसाब से भी अगर आप AREI के हिसाब से भी चलते हैं तो 4.1 रुपीज़ पर किलोमीटर इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट आ रही है और डीजल की भी वहीं आ जाएंगे 24 के हिसाब से। तो मतलब इसका कितना सेंस बनता है और क्या होंडा को सीधे इलेक्ट्रिक ही लाना चाहिए था, वो तो आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। क्योंकि होंडा ने तो देखिए अपना जो सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है मार्केट में, वो आपको ला के दिया है। और अगर आप और चीज़ इसकी समझने की कोशिश करें तो वही है MG ZS और जो टाटा की जो कर्व आने वाली है वही इसका कुछ कंपटीशन रहने वाला है। अब देखिए जो इसका इंजन का कैसे वर्किंग है, देखिए जो इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो पहले तो इसके जनरेटर को ड्राइव करेगा, वो इलेक्ट्रिक पावर बनाएगा। वो इलेक्ट्रिक पावर से जो आपकी एक ट्रैक्शन मोटर है जो कि आपके व्हील से कनेक्टेड है वो ड्राइव करने वाली है। वो ट्रैक्शन मोटर भी ड्राइव होगी उस इलेक्ट्रिक पावर से और उसी से बैटरी भी चार्ज होगी। तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट आ गया। और बैटरी चार्ज होने के साथ अगर आप बैटरी चार्ज हो रही है और अगर आपको थोड़ी और पावर चाहिए, थोड़ा और असिस्टेंस चाहिए, थोड़ा और बूस्ट चाहिए, वो बैटरी अगर ऑलरेडी चार्ज होगी तो वो उस ट्रैक्शन मोटर को थोड़ी और पावर देगी। क्योंकि जनरेटर इतनी पावर नहीं बना पा रहा होगा, वो बैटरी भी दे देगी अगर आपको ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट है या फिर आप थोड़ा अपहिल जा रहे हैं तो ऐसी चीज़। बाकी यही सारा फंक्शन है। और जैसे अगर आप चाहे तो परफॉर्मेंस मोड में जाते हैं, अगर आप इंजन मोड में हैं तो सीधे आपके जो इंजन है वही आपके व्हील्स को चलाएगा। तो बीच में कोई ऐसे वाली दिक्कत नहीं है कि आपको हाइब्रिड और ये सारी चीज़ है। लेकिन अभी इसका जो बूट स्पेस है ना पहले के मुकाबले कम हुआ है। अब वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि जो इसमें बैटरी दी गई है जिसका वेट अपने में 14 kg का ये बैटरी पैक रहने वाला है, जिसकी अपने में एनर्जी कैपेसिटी है 0.73 किलोवाट पर आवर की, केवल बस इतनी है 0.73 किलोवाट। जैसे टाटा की नेक्सॉन में आपको मिलती है ना 30 किलोवाट की, और वो अपने में रेंज 312 किलोमीटर देती है और रियल लाइफ में वो 250 के आसपास 220 के आसपास देती है। तो इसमें केवल क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है तो 0.734 किलोवाट की बैटरी मिलेगी। मतलब
बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें 10-20 किलोमीटर भी चला पाए, मतलब वो सिर्फ एक बूस्ट देने के लिए है, या फिर 5-6 किलोमीटर तक तो गाड़ी उसमें चलेगी ही। और मैंने आपको बताया कि ईवी मोड है, हाइब्रिड मोड है और एक इंजन मोड रहने वाला है। वो उसी के हिसाब से है कि आपकी गाड़ी में कितना लोड पड़ रहा है। और गियर बॉक्स की बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से CVT रहने वाला है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, वही सेम रहेगा। बस एक अंदर एक वेट क्लच है, जैसे आपको बाइक्स में मिलता है वेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, तो उसी से सारा जो प्रोग्रामिंग है उसी से कपलिंग होगी कि कब किसको जनरेटर को पावर देनी है, व्हील्स को पावर देनी है या फिर किसको पावर नहीं देनी है। अब जैसे हाइब्रिड है तो बैटरी आई है 14 किलो की, उसके साथ मोटर आई है, जनरेटर आया है, उसका कंट्रोलर आया है, IMU आया हुआ है। तो इस गाड़ी का जो वज़न है पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, 150 किलो से लेके 173 kg के आसपास एक्स्ट्रा वजन आ गया है। तो इसका टोटल अभी कर्व वेट है 1280 किलो का और टोटल ग्रॉस वेट है गाड़ी का 1650 kg का। बाकी गाड़ी के हिसाब से सही है, सब कुछ है। क्या क्या सारे फीचर है, एक होंडा सेंसिंग आ रही है, एक हाइब्रिड का पूरा सिस्टम आ रहा है। और ये हाइब्रिड में एक और सही चीज़ है, थोड़ा सा रेंज को और बढ़ाने के लिए या फिर पेट्रोल की बचत करने के लिए, इसमें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, ऐसा ही कुछ इसमें भी दिया गया है। अब उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि कितना आपको डिसेलरेशन फील करना है, कि किस हिसाब से जब आप ब्रेकिंग को यूज़ करेंगे और किस लेवल से इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का हो। तो जो पैडल शिफ्टर है उससे आप इसके लेवल ऑफ रीजनरेशन को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इतना बेहतर तरीके से रीजनरेटिव दिया गया है इसमें कि अगर आप इसको हाईएस्ट लेवल में करेंगे तो आपको अगर नॉर्मल कंडीशन है ब्रेक का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी में जो इसका मोटर्स है वो जनरेटर की तरह काम करने लगेंगी और इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि जो आपकी गाड़ी का मोमेंटम है उससे आप एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होगी और उससे आपका जो ब्रेक पैड है, क्योंकि ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे तो उनकी लाइफ भी बढ़ने वाली है। और मतलब सही है एक तरीके से। मतलब फिर भी होंडा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक फुल फ्लैश्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल लाते हैं, एक फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल लाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो गाड़ी है ठीक है, लेकिन हाइब्रिड गाड़ी की दिक्कत यही है कि इसमें आपको बैटरी की भी दिक्कत है, इंजन की भी रेगुलर मेंटेनेंस तो वही करनी पड़ेगी, 10,000 किलोमीटर चलेगा, लेकिन फिर भी उसी हिसाब से आपको वही जो शेड्यूल है उसी हिसाब से इंजन ऑयल का रिप्लेसमेंट, ऑयल फिल्टर, जो भी कंज्यूमेबल है वो वही रहने वाला है। लेकिन फिर भी होंडा ने अच्छा किया है कि एक ऑप्शन दिया है। वारंटी सेंस भी देखेंगे तो 3 साल की वारंटी आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स के साथ देख रहे हैं। जो इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है, 8 साल की लिमिटेड वारंटी दे रहे हैं, उसमें अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड वारंटी है 8 साल की, जिसमें बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी गाड़ी की जो रेसिडुअल वैल्यू उस टाइम होगी उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको पे करनी होगी। वो अभी खुल के नहीं आया है सामने, लेकिन उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही अगर आप और ज़्यादा शॉर्ट होना चाहते हैं तो आप 5 साल की अनलिमिटेड वारंटी करवा लीजिए गाड़ी की। और साथ ही 10 साल का भी एक ऑप्शन दिया है कि 10 साल की वारंटी भी मिल सकती है, जो कि अनलिमिटेड नहीं है, 1,20,000 किलोमीटर तक रहने वाली है, लेकिन वो आपको तभी लेनी पड़ेगी जब आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं। बाकी लेन वॉच कैमरा और मल्टी व्यू रियर कैमरा ये तो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर, मतलब जो स्टैंडर्ड यूजफुल फीचर है पहले से ही रहे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है और ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक, ये थोड़े से प्रॉमिसिंग फीचर्स लग रहे हैं। और जो एटकिंसन साइकिल पे इसका इंजन है, ये थोड़ा सा मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको नहीं ले सकता, ये रहेगा आपका फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से कि ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगा, क्योंकि देखिए 1500 सीसी का इंजन केवल 98 PS की पावर बना रहा है और 127 Nm का टॉर्क बना रहा है। लेकिन जब ये अपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ पूरा एक सिस्टम की तरह काम करेगा तब ये आपको 126 PS की पावर देगा और लगभग 253 Nm का मैक्सिमम टॉर्क रहने वाला है। बैटरी मैंने आपको बताई कि 0.734 kWh की है, हाइब्रिड के हिसाब से ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक से कोई कंपैरिजन नहीं है। हाई वोल्टेज बैटरी रहने वाली है, 172.8 वोल्ट पे ऑपरेट करेगी, तो एफिशिएंसी भी सही है, लॉसेस भी काफ़ी कम होंगे। तो उम्मीद है कि एक अपडेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, इसकी और ड्राइव रिव्यूज़ और सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बाकी होंडा का प्लान तो अभी यही है कि थोड़ा सा एक ज़ीरो इमिशन की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, कुछ आपको ऐसी गाड़ियाँ देना चाहते हैं कि जिससे इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन उन्हें अभी थोड़ा हाइब्रिड तक यहाँ पर अपने को रोकना नहीं होगा। एक बेहतर, एक कॉम्पैक्ट और एक बजट सेगमेंट का एक कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में ज़रूर लॉन्च करना होगा, जिससे हर किसी की मैं कहूँ कि जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो पाए। अब ये गाड़ी 40% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट तो है पेट्रोल के मुकाबले, क्योंकि जो पेट्रोल की माइलेज है वो करीब 17 से 18 के आसपास क्लेम की जाती है और इसकी 25-26 के रेंज में क्लेम की जा रही है। उतना तो दिक्कत नहीं है, माइलेज मिलेगा, लेकिन इसकी अपफ्रंट कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 18 से 20 लाख रुपए गाड़ी पड़ेगी। वहाँ पर आपके पास ईवी में ही काफ़ी ऑप्शन है, तो लोग ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ पर होंडा को भी सोचना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं ऐसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।